नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। खबर है आज सबसे महत्वपूर्ण ब्रिटेन से, लंदन से, जहां भारत के विदेश मंत्री वहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। लेकिन जब वो कार्यक्रम से बाहर आए तो वहां कुछ खालिस्तान समर्थकों ने उनकी कार के आगे प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान कुछ एक तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जिसमें जो तिरंगा झंडा है भारत का उसको फाड़ने की कोशिश की गई है, फाड़ा गया है। यह अपमान वहां पर भारतीय झंडे का, भारत का और भारत के विदेश मंत्री का किया गया है। इससे पहले लगातार अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत को लेकर बयान दे रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं और भारत को कई तरह के अपमानजनक व्यवहार अमेरिका की तरफ से हो रहा है, उसके बीच में ब्रिटेन में यह खबर बहुत ही मायने रखती है कि किस तरह से भारत की अस्मिता को दूसरे देशों में चुनौती दी जा रही है। और बड़ी बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पर भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, किस तरह से कार्रवाई हो रही है। तो यह एक महत्वपूर्ण खबर है। वहां एक थिंक टैंक है चैथम, उसमें वो हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय ब्रिटेन की यात्रा पर हैं। लंदन में ये जगह है जहां वो उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे और बताया यह जा रहा है कि उस कार्यक्रम के दौरान जब वो गए हैं तभी वहां पर तमाम खालिस्तानी समर्थक वहां जुटे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन वहां लंदन पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की और जब वो विदेश मंत्री की गाड़ी के आगे आ गए, वहां प्रदर्शन करने लगे और बिल्कुल हमलावर मूड में दिखाई पड़े। बावजूद इसके पुलिस वहां पर हरकत में नहीं आई। जब वहां झंडे फाड़ने जैसी घटना हुई उसके बाद कहीं जाकर उसमें हरकत में आई है। इसको लेकर किस तरह से प्रतिक्रिया आई है, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया मुझे लगता है नहीं आई है। अमलेंदु जी, आपके पास क्या जानकारी है, भारत ने इसको किस तरह से रिएक्ट किया इस घटना पर? नहीं, प्रतिक्रिया तो आ गई है विदेश मंत्रालय की और अभी आई है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने कहा है कि हमने विदेश मंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान सुरक्षा भंग होने की फुटेज देखी है। हम अलगाववादियों, चरमपंथियों के इस छोटे समूह की भड़काऊ गतिविधियों की निंदा करते हैं। हम ऐसे तत्वों द्वारा लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग की निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे मामलों में मेजबान सरकार अपने राजनीतिक दायित्वों का पूरी तरह से पालन करेगी। सिर्फ इतना आया है कि मतलब वहाँ की सरकार जो है वो मेजबान की सुरक्षा का पालन करेगी। ये आपत्ति जो है वो आई है विदेश मंत्रालय की तरफ से। जी, तो विदेश मंत्रालय की तरफ से आपत्ति आई है। हम चाहेंगे आपको उन विजुअल्स को दिखाना, किस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई खालिस्तान समर्थकों ने और उसके बाद वहां पर भारत के झंडे को फाड़ने की कोशिश की गई उसमें वहां। लेकिन तब तक वहां पुलिस हरकत में नहीं दिखाई पड़ी है। वह उस तरह के विजुअल सामने आ रहे हैं। अब भारत की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है और यह कहा गया है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि इसको लेकर किस तरह से ब्रिटेन की सरकार क्या कर रही है, क्या कार्रवाई कर रही है। लेकिन लगातार इस तरह के प्रदर्शन, या आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये वहीं के हैं। खालिस्तान समर्थक वहां जुटे हुए थे और नारेबाजी कर रहे थे, भारत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर की गाड़ी के सामने भी आ गए। इसको अगर हम पूरी स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन, कि किस तरह से वहां वो नारेबाजी कर रहे हैं और विदेश मंत्री को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो विजुअल्स हैं ये साफ दिखाई पड़ रहे हैं कि इनकी तरफ से ऐसी ही आशंका जरूर रही होगी, बावजूद इसके वहां की पुलिस ने, वहां की जो सिक्योरिटी है, उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। और जब इस तरह से उनकी कार के सामने आए जहां भारत के झंडे को भी फाड़ने की कोशिश की गई, तब जाकर कहीं पुलिस हरकत में आई है। तो ये एक अपमानजनक घटना है भारत के लिए। देश के झंडे का अपमान हो रहा है विदेश मंत्री के सामने किसी दूसरे देश में, और वहां की जो पुलिस है, वहां की सुरक्षा व्यवस्था, वो उसको कितने हल्के में ले रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रतिक्रिया तो आई है अमलेंदु जी भारत की, उस पर कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन ये प्रतिक्रिया और सख्त आनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से वहां देश का अपमान हुआ है, विदेश मंत्री के सामने भारत का झंडा फाड़ा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, विदेश मंत्री के सामने भारत का झंडा फाड़ा जा रहा है और सरकार जो हमारी वो समीर जी केवल एक कहा जाए छोटा सा एक वक्तव्य जारी करके रह जाती है कि साहब इसको वहाँ की मेजबान सरकार जो अपना दायित्व पूरा करेगी। इधर समीर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जो वहाँ चैथम हाउस में बातें की, तो उन्होंने ये बता दिया एक तरीके से कि कश्मीर समस्या का हल नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक पीओके वापस नहीं आ जाएगा तब तक कश्मीर समस्या का हल नहीं हो सकता। तो कश्मीर समस्या तभी हल होगी जब पीओके वापस आ जाएगा। तो पीओके वापस लाने से आपको रोक कौन रहा है?
सवाल तो उठता है ना कि आप वापस क्यों नहीं आप लेकर आ रहे हैं पीओके को। तो अभी तक जो है समीर जी जो प्रतिक्रियाएं आई भी हैं वो प्रतिक्रियाएं भारत सरकार की तरफ से जो आई है वो मतलब सामान्य सी प्रतिक्रिया जो कहा जा सकता है, सिर्फ वो सामान्य प्रतिक्रिया एक आई है कि साहब वो वहाँ की सरकार जो है वो अपने राजनीतिक दायित्वों का निर्वाह करेगी। यानी अभी भी यहाँ जो वो सीख देने की कोशिश की जा रही है यूके सरकार को। लेकिन एक चीज और है अमलेंदु जी कि किस तरह से जब कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने वहां पर नारेबाजी की और किया, उस मामले में भारत की जो प्रतिक्रिया रही, प्रधानमंत्री ने एक तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री को भी एक सख्त रुख अपनाया। तो यहां भी वही अपमान हुआ है और वही खालिस्तानी समर्थक हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, विदेश मंत्री के सामने कर रहे हैं। तो उस पर उस लहजे में जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी वो तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नहीं, उस लहजे में क्या समीर जी प्रतिक्रिया है ही नहीं। मतलब आपने अपनी ये आपत्ति भी दर्ज नहीं कराई कि आप वहाँ की सरकार से कहें कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए और इनको गिरफ्तार कीजिए। इन पर आप कह रहे हैं कि भाई जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मतलब यह किस तरह की प्रतिक्रिया है? तो जो प्रतिक्रिया आपकी यूके को कनाडा को लेकर आई उसी तरीके की प्रतिक्रिया आपकी आनी चाहिए थी यहाँ यूके के संबंध में। लेकिन यूके के संबंध में कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, मतलब भारत सरकार की उस तरीके की जिस तरीके की आनी चाहिए। लेकिन इस पर जो अपडेट होंगे, जो प्रतिक्रिया आएंगे, हमारी नजर है। अभी फिलहाल जो गृह मंत्रालय की तरफ से जो एक बयान जारी किया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि हम उसका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हमने विदेश मंत्री के वहां पर हमने विदेश मंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान सुरक्षा भंग होने की फुटेज देखी है। हम अलगाववादियों और चरमपंथियों के इस छोटे समूह की भड़काऊ गतिविधियों की निंदा करते हैं। हम ऐसे तत्वों द्वारा लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग की निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे मामलों में मेजबान सरकार अपने राजनयिक दायित्वों का पूरी तरह से पालन करेगी। तो ये जो तमाम खालिस्तानी समर्थक हैं, खास तौर पर ये कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में हैं और अक्सर इस तरह के प्रदर्शन करते रहते हैं भारतीय राजनयिकों के सामने और भारत के विदेश मंत्री के सामने। लेकिन विदेश मंत्री के सामने जिस तरह से ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अलग बात है, लेकिन ये एक आपराधिक कृत्य जैसा है कि भारत के झंडे को वहां पर उनके सामने फाड़ा जा रहा है। तो अब देखना है कि इस आपराधिक कृत्य के लिए वहां ब्रिटेन की सरकार उन दोषियों पर किस तरह से सख्ती करती है, कार्रवाई करती है। अभी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो कमजोर प्रतिक्रियाओं के रूप में उनको देखा जा रहा है जो भारत की तरफ से आ रही है। और जो कार्रवाई भी की गई है वो कार्रवाई उतनी उसको सख्त कार्रवाई कतई नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी तरह की सख्त कार्रवाई की कोई खबर ब्रिटेन से, लंदन से नहीं मिली है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। अब इसको लेकर निश्चित तौर पर भारत में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आएंगी, उस पर भी हम बात करेंगे, वो खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ा जो अभी की जो बड़ी खबर ये है उसमें यही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की गाड़ी के सामने खालिस्तानी समर्थकों ने किस तरह से प्रदर्शन किया और भारत के झंडे को, तिरंगे झंडे को फाड़ने की कोशिश की गई है वहां पर। तो इसको लेकर ये जो अब प्रतिक्रियाएं आ भी रही हैं, कांग्रेस के विधायक हैं कर्नाटक में रिजवान अरशद, वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर श्री जयशंकर कहते हैं कि हम पीओके वापस लेंगे। ये जो उन्होंने बयान दिया है वहां पर कि हम पीओके वापस लेंगे तब आगे कोई बात होगी। हमें बहुत खुशी होगी, कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा खुशी होगी अगर मौजूदा सरकार पीओके क्षेत्र को वापस ले ले और उसे भारत में मिला ले। लेकिन साथ ही श्री जयशंकर को यह भी याद रखना चाहिए कि पीओके को यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसको वापस पाने के साथ ही आपको वो सारा इलाका भी वापस लेना होगा जिस पर चीन ने लद्दाख में कब्जा कर रखा है। तो ये इस जो वहां पर बयान दिया एस जयशंकर ने ब्रिटेन में, उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हम पीओके को वापस लेंगे। उस पर क्या कह रहे हैं कांग्रेस के ये विधायक रिजवान अरशद, एक बार सुन लेते हैं उनको। So we are very happy if Mr. Jaishankar says that we will get back the POK. The Congress party will be the most happiest party if the present government gets back the POK region and integrates that with India. But also Mr. Jaishankar should also remember, with getting back the POK, you have to get back all that area which China has occupied in Ladakh. You are leaving our area, our land to China. You are not talking about that and you are saying that we will get back POK. So please get back the area occupied by China in just last 3-4 years. And we believe that is into thousands of square kilometers.
and Chinese are building villages just on the Indian border and inside the Indian border, and Modi government has no guts to talk about that. Mr. Jaishankar, please get back all that area where China has occupied inside Indian territory in Ladakh. Please do that fast and also get POK. We will be very happy. We will support the government. अरशद रिजवान ये कांग्रेस के विधायक हैं कर्नाटक में और कह रहे हैं, बिल्कुल इनके कहने का मतलब साफ है कि कहने में और करने में कितना फर्क है। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल यही कह रहे हैं कि आपने कह दिया, कहने में करने में योगी आदित्यनाथ तो बता रहे थे कि वो लोकसभा चुनाव से पहले कि 4 महीने में पीओके भारत का हिस्सा होगा, तो वो तो 4 महीने क्या है, तो लोकसभा चुनाव के बाद जो है साल भर होने को आ रहा है लोकसभा चुनाव का, तो पीओके अभी तक क्यों नहीं आया, इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो यही वो कह रहे हैं कि भाई आपने ठीक, बहुत अच्छी बात है, हमको बहुत खुशी होगी अगर आप लाते हैं तो अच्छा होगा, लेकिन इस पर देश के विभिन्न हिस्सों से समीर जी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं, इसको लेकर प्रतिक्रियाएं जो है देश जी बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के एक नेता हैं, उनकी भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस के अरशद रिजवान की प्रतिक्रिया हमने सुनी। अब इसको लेकर लगातार जो जम्मू कश्मीर के बारे में, पीओके के बारे में विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है, उसको लेकर जो ये हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक, वो कह रहे हैं कि अगर जम्मू कश्मीर मुद्दे को सुलझाना इतना आसान है तो मुझे उम्मीद है कि उनका बयान सच होगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये इतना आसान नहीं है। ये बात उनका कहने का भी आशय यही है कि कहने में और करने में कितना फ़र्क है। असल में समीर जी दिक्कत क्या है इस सरकार की कि सब जो है वो मोदी जी से टक्कर करना चाहते हैं बातें फेंकने के मामले में, तो और विदेश नीति के मसले पर या आंतरिक मसलों पर इस तरीके की लफाजियाँ नहीं चला करती हैं कि साहब कश्मीर समस्या ऐसे हल हो जाएगी, पीओके आ जाएगा। पीओके कैसे आ जाएगा, कौन लेके आएगा, और क्यों अब तक लेके आप नहीं आए? 10 साल से आपकी सरकार, 11 साल हो गए आपकी सरकार है, तो इसको अब तक आप लेकर क्यों नहीं आए? तो ये तमाम सारे सवाल हैं। तो मतलब आप जो गंभीर मसले हैं उन पर भी वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो भारत में करना चाहते हैं और विदेश की जमीन पर जाकर बैठते हैं। तो ये जो एक तरीके से देखा जाए समीर जी, ये जयशंकर ने वहाँ बैठकर भारत का अपमान कराया है। मोदी जी के मंत्री ने भारत का 2 तरीके से अपमान कराया। एक तो आपने वहाँ तिरंगा झंडा फड़वाया अपनी आंखों के सामने और आप कुछ बोले नहीं और यहाँ से प्रतिक्रिया उस तरीके की नहीं आ रही है, और दूसरा अपमान ये है कि आप विदेश की धरती पर बैठकर भारत के मसलों को इतने हल्के से आप डाइल्यूट कर रहे हैं समीर जी। बिल्कुल। और अमलेंदु जी, एक बात ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सारी चीजें, ये सारे घटनाक्रम तब हो रहे हैं और ये विदेश मंत्री का भी ये बयान तब आ रहा है जब अमेरिका के साथ विदेश नीति के मामले में वो पूरी तरह से घिरे हुए हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विदेश मंत्री के तौर पर वो पूरी तरह से फेल रहे हैं। अमेरिका में जो, जैसे अब सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में इन्विटेशन लेने के लिए 2 हफ्ते तक वहां रुके रहे, उसके बाद भी वो नहीं मिला और अपने लिए उन्होंने वो इन्विटेशन लेकर चले गए। इस तरह की बातें अगर भारत के विदेश मंत्री के बारे में कही जा रही हैं और जिम्मेदार लोगों की तरफ से कही जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही जिम्मेदार नेता की तरफ से कही जा रही हैं, तो ये अपने आप बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि विदेश मंत्री के तौर पर आप कितने सफल हैं और आप क्या काम कर रहे हैं। और उस पर अगर इस तरह के जो बयान आ रहे हैं कि पीओके को हम ले लेंगे, उसमें कितनी गंभीरता है, अगर उस गंभीरता पर भी सवाल उठे। एक चूंकि लंबा अनुभव है उनका और विदेश मंत्रालय को देखने का, विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं, उसको लेकर फिर एक गंभीर चिंता की बात होती है कि बिल्कुल ऐसे राजनेताओं की तरह से जिनके पास कोई जिम्मेदारी वाला पद नहीं है, अगर उस तरह के बयान अगर वो दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य जो है ये एक तरह से कहा जा सकता है विदेश मंत्री का कि साहब जब पीओके आ जाएगा तब कश्मीर समस्या हल हो जाएगी। यानी इसका मतलब आप कहना ही चाहते हैं कि कश्मीर समस्या हल कर पाना मोदी सरकार के बस का नहीं है, यही कहने का तात्पर्य तो हुआ। क्योंकि पीओके तो आप लेके आ नहीं पाएंगे, साफ दिख रहा है। अगर पीओके लेकर आना होता तो आप 11 साल आपके हो चुके सरकार को, अब तक आप ले आए होते। और 4 महीने लेके आने का, जैसे हमने कहा कि योगी आदित्यनाथ कह रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले कि मोदी जी बन जाएं प्रधानमंत्री तो 4 महीने के अंदर आ जाएगी, तो ये अभी तक जो नहीं लाया, तो ये चीज़ें साफ समझ में आ रही है कि आप बड़े गंभीर मसले को आप जो है वो अपनी तुच्छ राजनीति में घसीट कर उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं समीर। यानी ये जो आरोप लग रहे हैं कि राजनीति, हर जगह राजनीति और राजनीतिक तरीके से बयानबाजी भी देना कि उसका यहां पर चुनावी राजनीति में क्या फायदा हो सकता है, और कुछ इसी तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान को भी देखा जा रहा है। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उस पर लगातार हमारी नजर है। लेकिन बड़ी खबर अब बिहार से भी है।
बिहार के चुनाव में सरगर्मी अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है जिस पर सबकी निगाहें हैं वो बिहार विधानसभा के ही चुनाव हैं। वहां एनडीए गठबंधन के भीतर जो कुछ चल रहा है वो भी बहुत दिलचस्प है, और एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों के भीतर, क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं कि गठबंधन में शामिल पार्टियां अपनी जगह बदल सकती हैं, अपने गठबंधन के जो मेन सहयोगी हैं उनको बदल सकते हैं। इनके बीच वहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की भी अब एंट्री हो गई है। वहां मोहन भागवत 5 दिन की यात्रा पर पहुंचे हैं बिहार, पटना, वहां से उनका दूसरी जगहों पर भी कार्यक्रम है, मुजफ्फरपुर में है, सुपौल में, कई जगहों पर कार्यक्रम है। सीधे तौर पर इसको देखा जाए, हालांकि आरएसएस कहता है कि उसका राजनीति से लेना देना नहीं है, वो सांस्कृतिक संगठन अपने को बताते हैं, लेकिन ऐन चुनाव के पहले 5 दिन के दौरे पर वो जा रहे हैं। उन परिस्थितियों में जा रहे हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी के संबंध ठीक नहीं बताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहां अपने कार्यक्रम को टाल रहे हैं, खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह। ऐसे में मोहन भागवत की वहां पर मौजूदगी और 5 दिन की यात्रा, उसके क्या मायने हैं, राजनीतिक निहितार्थ क्या है, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब इस चुनाव में सक्रियता के साथ आरएसएस वहां पर उतर चुका है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ही वहां 5 दिन का कैंप करने जा रहे हैं। हाँ समीर जी, मोहन भागवत वहाँ 5 दिन का कैंप करने जा रहे हैं, और मोहन भागवत वहाँ रहेंगे। बताया तो जाता है राष्ट्र निर्माण करने जा रहे हैं 5 दिन के लिए, 5 दिन में राष्ट्र निर्माण करेंगे बिहार से मोहन भागवत। लेकिन चुनावी राज्य है तो चुनावी राज्य में कार्यकर्ता की तरीके से मोहन भागवत जो है वो उतर चुके हैं, क्योंकि लगता ये है कि आरएसएस को मोदी जी पर भरोसा नहीं रहा है, और बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है, और बीजेपी पर भरोसा नहीं रहा है। तो इसलिए मोहन भागवत को खुद जो है समीर जी वो चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है, ये समझा जा सकता है। तो चुनावी राजनीति में उतरने की कोशिश, हालांकि राजनीति में वो सीधे तौर पर नहीं उतर रहे हैं, लेकिन उनके उतरने से राजनीति प्रभावित होगी, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। और राजनीति किसकी तरफ उनका राजनीतिक झुकाव है, इसमें भी कोई झुकाव की क्या बात है, पूरी तरह से समर्थन किसके प्रति है, उसमें भी कोई जानने समझने में बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मोहन भागवत के वहां पर उतरने का मतलब है, बिहार दौरे का मतलब है कि सीधे तौर पर उन्होंने बैटिंग शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह की कोशिशें लगातार बिहार में हो रही हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए अमलेंदु जी, और जिस तरह से बिहार की विधानसभा में अब आखिरी ही सत्र है, वहां जो उप मुख्यमंत्री को लेकर तेजस्वी यादव ने जिस तरह से टिप्पणी की, एक बार फिर उनको याद दिलाया कि आप अटल बिहारी वाजपेयी की जो इच्छा थी उसको किस तरह से आप पूरा करने में लगे हुए हैं, उसको लेकर नीतीश कुमार एक बार फिर, नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं बेचैन है। लेकिन विजय सिन्हा जिन्होंने ये बयान दिया था वो बहुत असहज दिखाई पड़े विधानसभा में, क्योंकि तेजस्वी यादव उन्हीं के सामने ये बात कह रहे थे, उनको याद दिला रहे थे। हाँ बिल्कुल, तेजस्वी यादव उनके सामने याद दिला रहे थे, और ये भी कहा तेजस्वी यादव ने कि हमारे पास वो वीडियो है, कहीं तो दिखाएं। हाँ, क्योंकि कह रहे थे कि हमने, हाँ वो कह रहे थे कि हमने ऐसा नहीं कहा, तो उस पर वो, तो उसके बाद वो खामोश होते हुए दिखाई पड़े, एकदम बिल्कुल खामोश हो गए विजय कुमार सिन्हा। और इधर समीर जी, तेजस्वी यादव ने एक बड़ी जो है वो घोषणा कर दी है, और तेजस्वी यादव का कहना जो है वो ये है कि बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू होगी अगर उनकी सरकार बनती है, और अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के लिए शुल्क नहीं देना होगा, और सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने का खर्च मिलेगा। अब देखना ये समीर जी कि तेजस्वी यादव से टक्कर लेने के लिए मोहन भागवत मैदान में उतरे हैं, तो मोहन भागवत वहां जाकर क्या वायदे करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, और तेजस्वी यादव जो ये वायदे कर रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के इसमें कितना प्रभावी होते हैं। फिलहाल जो है तेजस्वी यादव काफी आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं समीर जी। इसमें इसको लेकर डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर वहां प्रदर्शन भी किया है आरजेडी के विधायकों ने, प्रदर्शन की भी तस्वीरें एक बार हम आपको दिखाएंगे। लेकिन वहां लगातार ऐसे मुद्दे, ये आप देख सकते हैं विधानसभा में, सभा परिसर में किस तरह से आरजेडी विधायक तख्तियों को लेकर, पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं डोमिसाइल नीति पॉलिसी लागू करने के लिए। और वही डोमिसाइल पॉलिसी की बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू होगी। यहां यानी वहां के लोगों को ही वहां राज्य सरकार की नौकरियां मिलेंगी, और अभ्यर्थियों को फॉर्म के लिए शुल्क नहीं देना होगा, कोई फीस नहीं देनी होगी, सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने का खर्च भी मिलेगा। यानी वहां के जो मूल निवासी हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, वहां की नौकरियों में, वहां की जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं उसको लागू करने को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। आरजेडी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है और राजनीतिक मुद्दा है निश्चित तौर पर। वहां
एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच चुनाव में जाहिर सी बात है कि लड़ाई है, लेकिन यह बड़ा सवाल लगातार बिहार में बना हुआ है कि एनडीए गठबंधन का स्वरूप क्या होगा। पिछले चुनाव में जो रहा वो रहा होगा या फिर चुनाव के बाद बीच में जो बदल गया वो होगा। हाँ बिल्कुल समीर जी, क्या होगा उसका स्वरूप ये अभी तक तय नहीं है, चूंकि चिराग पासवान जिस तरीके की बातें कर रहे हैं और जीतन राम मांझी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, और कल जिस तरीके से हमने बताया कि जो सरयू राय झारखंड में जेडीयू के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कहीं कोई एनडीए नहीं है जी। तो ये वो साफ तौर पर कह रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया, सरयू राय ने, कल हम लोगों ने ब्रेकिंग में उनके बयान को सुनाया भी था। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कोई एनडीए नहीं है, ना तो बीजेपी एनडीए के समन्वय की कोई बात कर रही है और ना ही हम ही कर रहे हैं। उन्होंने बहुत साफगोई से ये बात कही। और एक और महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी, बिहार में जो एक एमएलसी हैं जनता दल यूनाइटेड के, जी हाँ आरजेडी के जी, अब उसमें औरंगजेब के मसले को लेकर भी उसमें जेडीयू के भी एमएलसी हैं, वो खालिद अनवर। अब वो कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या कहा अबू आजमी ने, जिसको लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र में उसके सहयोगी दल अबू आजमी के ऊपर बिल्कुल पिल पड़े हैं। उसमें अब जेडीयू के विधायक उनके समर्थन में आते दिखाई पड़ रहे हैं। यह मुद्दा भी अब जनता दल यूनाइटेड के लिए एक बड़ा गंभीर मुद्दा होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना साथ वो कैसे बनाए रखे। हाँ बिल्कुल, अब देखना होगा कि औरंगजेब के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो जेडीयू औरंगजेब के साथ क्यों है। अगर जेडीयू औरंगजेब के साथ है तो भारतीय जनता पार्टी भी औरंगजेब के साथ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो औरंगजेब के साथ है कि नहीं है, और अगर औरंगजेब के साथ नहीं है तो जेडीयू औरंगजेब के साथ क्यों है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना होगा। तो ये चीज़ें आ रही है ना समीर जी, डोमिसाइल को लेकर जो है वो कल वो एक जनसभा में तेजस्वी ने ये बात कही है, वो हम लोग सुन भी सकते हैं। तेजस्वी ने डोमिसाइल नीति को लेकर वहाँ क्या कहा, यानी बिहार में चुनाव पूरी तरीके से खुल चुका है। मुद्दे जो है वो आमने सामने आ रहे हैं कि मुद्दे किस किस क्या हैं। तेजस्वी अपने मुद्दे लगातार रख रहे हैं, लेकिन जेडीयू या एनडीए अभी तक अपने कोई मुद्दे सामने नहीं रख पा रहा है। लेकिन सुनते हैं, तेजस्वी को सुनेंगे हम लोग। लेकिन महत्वपूर्ण बात है खासतौर पर उस समय जब बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन चल रहा है, धांधली की शिकायतें आ रही हैं और आयोग सरकार दोनों ही उसको मानने को तैयार नहीं है। सुनते हैं डोमिसाइल नीति को लेकर क्या कहा तेजस्वी यादव ने। आज सबसे बड़ी घोषणा इस युवा चौपाल में करना चाहते हैं। बहुत नौजवानों की मांग है डोमिसाइल लागू होनी चाहिए। कई जगह झारखंड में भी 100% स्थानीय नीति हो, डोमिसाइल हो, लागू किया गया था, लेकिन तकनीकी कारण की वजह से वह लागू नहीं हो पाया, कोर्ट कचहरी में रुक गया था। लेकिन हमने बड़े बड़े विद्वानों से बात किया, बड़े बड़े कानून के जानकारों से बात किया, और तब हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि बिहार में हम स्थानीय नीति को लागू करेंगे। 100% डोमिसाइल को लागू करेंगे। होगा कि नहीं होगा? करना है ना? सब लोग साथ दीजिएगा ना? डोमिसाइल हम लागू करके दिखाएंगे। और यही नहीं, एक और नौजवानों के लिए घोषणा करते हैं कि जितने नौजवानों को हम लोग लाखों में रोजगार और नौकरी देंगे, आप लोग जब अभ्यर्थी बनोगे तो फॉर्म लेना पड़ता है। इस सरकार ने फॉर्म की कीमतें बढ़ा दी, हमारी सरकार बनेगी तो फॉर्म का पैसा नहीं देना होगा। और यही नहीं, आने और जाने का किराया भी सरकार देगी। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? डोमिसाइल लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फॉर्म का फीस माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आने जाने का किराया माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो डोमिसाइल नीति को, पॉलिसी को 100% लागू करेंगे तेजस्वी यादव कह रहे हैं। अब एक बड़ी चुनौती भी दे रहे हैं वो एनडीए गठबंधन को, एनडीए को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर एनडीए में ही बने रहते हैं तो उनको दे रहे हैं डोमिसाइल नीति को लेकर। अब क्या उसकी अब एनडीए की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन अगर
उसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आती है तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा भारी पड़ेगा और ये एक तरह से प्लस पॉइंट साबित होगा आरजेडी के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल, ये काफ़ी प्लस पॉइंट साबित होगा, चूंकि जिस तरीके से अभी जो भर्तियां हुई वहाँ समीर जी, और तमाम राज्यों से लोग वहाँ पहुँच गए और काफ़ी नौकरियों पर वहाँ अन्य राज्यों के लोगों ने कब्जा एक तरीके से कर लिया। बताया जा रहा है कि 20,000 जो लोग हैं वो तो उत्तर प्रदेश के ही, उन्हें वहाँ बिहार में नौकरियाँ मिली, जो तेजस्वी यादव ने लगभग 5.5 लाख नौकरियाँ दिलवाई वहाँ, मतलब निकाली गई उसमें, तो लगभग 20,000 उत्तर प्रदेश के ही लोगों को मिली। उनमें एक भाजपा प्रवक्ता की बेटी भी थी जिनको नौकरी मिली, तो ये आया। तो अब जो है वहाँ डोमिसाइल नीति को लेकर बातचीत चल रही है, तो ये अब तेजस्वी ने ये जो वायदा किया है डोमिसाइल वाला समीर जी, ये काफ़ी कुछ बात करता हुआ नजर आएगा और ये एक तरह से कहा जाए वो क्षेत्रीयतावाद का उभार जो है, इसको भी आप कह सकते हो। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी आकर पटखनी खाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आप देखिए दक्षिण के राज्यों में क्षेत्रीयतावाद से ही भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और उत्तर भारत में भी अगर इस तरह की चीज़ें क्षेत्रीयतावाद इस तरीके से आने लगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें हो जाएगी। तो ये हिंदुत्व के सामने भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीयतावाद जिस तरीके से सामने आ रहा है, और इस पर भारतीय जनता पार्टी खेलती हुई नजर आती है कि इस पर अब काम नहीं चल पाता भारतीय जनता पार्टी का। तो तेजस्वी ने बहुत बड़ी चुनौती एक तरीके से सामने पेश कर दी है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के सामने। अब नीतीश कुमार को ये बताना पड़ेगा कि वो डोमिसाइल की नीति पर क्या चाहते हो, भारतीय जनता पार्टी को भी बताना पड़ेगा कि डोमिसाइल की नीति उनकी क्या है और आप इसे लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और आप इसे इसका वायदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी ने तो साफ ऐलान कर दिया कि हम आएंगे तो 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। बिल्कुल। और अब ये है कि डोमिसाइल नीति पर भारतीय जनता पार्टी कोई प्रतिक्रिया देती है या वो अपना कोई प्लान लेकर आती है उसकी काट में, या फिर वो उसकी काट में उस तरह से कोई प्लान ले आएगी जिस तरह से अक्सर लाती है। अभी हाल में महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में किस तरह से महायुति गठबंधन के भीतर उठा पटक चल रही है, उसका नतीजा ये रहा कि धनंजय मुंडे से आखिरकार इस्तीफा लेना पड़ा मुख्यमंत्री को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही इतना विरोध हो रहा था। धनंजय मुंडे वहां पर जिस तरह से सरपंच की उसमें हत्या में, मर्डर में उसमें शामिल थे, उनके सहयोगी शामिल थे, और यह कहा जा रहा है कि वो उनको भी को अक्यूज्ड बनाया जाए। तो चार्जशीट पेश होने के बाद, फाइल होने के बाद उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। तो ये एक बड़ा विवाद है, क्योंकि उसको लेकर जो तस्वीरें आई, जो वीडियोस आए, वो बहुत ही एक गंभीर किस्म के हैं, बहुत खतरनाक हैं। उसको भी लेकर विपक्ष अब सीधे मुख्यमंत्री की इस्तीफे की मांग कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छा विवाद मिल गया कि वो वहां पर 300 साल पुराने मामले को, 3 दिन पुराने मामले को ढकने के लिए 300 साल पुराना मामला लेकर चली आती है। ये काबिलियत है, ऐसा बताया जा रहा है, और ले भी आई। वो औरंगजेब को ले आई, औरंगजेब पर अब डिस्कशन चल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के भीतर जो कुछ चल रहा है वो छिपा नहीं रहेगा, कितना भी औरंगजेब की चर्चा हो जाए। बिल्कुल उसी तरह से डोमिसाइल नीति को लेकर बिहार के लोग, खासतौर पर वहां के युवा जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, निश्चित तौर पर उस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी योजना की बात करेंगे, उससे पूछेंगे सवाल। अब उसकी काट में वो चाहे कोई दूसरा मुद्दा ले आए या ना ले आए, वो उस पर हावी नहीं होने पाएगा। कम से कम बिहार के बारे में तो कहा जा सकता है। बिल्कुल समीर जी, कम से कम बिहार के बारे में कहा जा सकता है कि वहाँ इस मुद्दे के ऊपर दूसरा कोई मुद्दा हावी नहीं हो पाएगा। और मोहन भागवत परेशान जो है वो इसीलिए हुए हैं कि वो किस तरीके से तेजस्वी यादव वहाँ बढ़त बढ़ा रहे हैं, और तेजस्वी यादव की बढ़ती हुई बढ़त से अगर देखा जाए समीर जी, तो पूरा संघ परिवार जो है वो घबराया हुआ है, क्योंकि लग रहा है उन्हें कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में कुछ कर नहीं पा रही है। तो बिहार में जब कुछ नहीं कर पा रही है तो मोहन भागवत को खुद उतरना पड़ रहा है, और खुद जो है वो कार्यकर्ता बनकर 5 दिन तक वहाँ काम करेंगे, मतलब बिहार में रहेंगे, और चुनावी गतिविधियां वहाँ भारतीय जनता पार्टी की मोहन भागवत देखेंगे। हालांकि कहा यह, अगर बिहार को देखा जाए अमलेंदु जी, तो मोहन भागवत का जाना और ऐन मौके पर कुछ ऐसा कह देना वो बहुत शुभ नहीं रहा है। आपको याद होगा 2015 का चुनाव। हाँ, तो हो सकता है कि मोहन भागवत जो वो और इस समय भी कोई संघ से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व के संबंध बहुत अच्छे नहीं बताए जाते, नहीं बहुत खराब है। बल्कि लड़ाई जो है वो ये छिड़ी हुई है कि मोदी और शाह जो है वो चाहते हैं कि जेपी नड्डा ही फिर से अध्यक्ष बने, और आरएसएस को जो है वो देने को तैयार नहीं है एक अगला मौका जेपी नड्डा को। इसीलिए लगातार जो है वो नया अध्यक्ष चुनने के लिए देरी की जा रही है, तो इस वजह से अटका हुआ है। ये खबरें भी चल रही हैं समीर जी। तो मतलब भाजपा और आरएसएस के संबंध भी अच्छे नहीं हैं और खराब एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। ऐसे में भागवत वहाँ मोदी जी का काम लगाने गए हैं कि मोदी जी का काम करने गए हैं, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। ये देखना पड़ेगा जब 5 दिन के अंदर उनकी गतिविधियाँ सामने आती हैं समीर जी। बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है, तो उनकी यात्रा को दोनों ही संदर्भों में देखा जा रहा है। बिल्कुल सही अमलेंदु जी कह रहे हैं कि वो फायदा पहुंचाने के मकसद से वहां गए हुए हैं अपने 5 दिन के दौरे पर, या फिर कुछ और है जो खींचतान चल रही है, कुछ उस मकसद से गए हुए हैं। लेकिन खींचतान लगातार चल रही है और खास तौर पर यह खींचतान चुनाव से पहले तो बनी ही थी। चुनाव में उस खींचतान का जब नतीजा दिखाई पड़ा, लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद से तो यह खींचतान और भी ज्यादा बढ़ी है। हालांकि ऊपर से दिखाने के लिए यह जरूर कहा जा रहा है कि इसको आरएसएस के साथ संबंध और बेहतर हो रहे हैं, बेहतर होंगे। लेकिन आपको याद होगा कि चुनाव से ठीक पहले पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साफ तौर पर कह चुके थे कि हमें आरएसएस की अब कोई जरूरत नहीं है। तो शायद मोहन भागवत इसी मकसद से बिहार जा रहे होंगे कि उनको जरूरत नहीं है, लेकिन हमको जाकर वहां क्या काम करना है, हम अपना काम तो करेंगे। हाँ बिल्कुल, इसी तरह से। और आरएसएस कहता भी है कि उसका तो राष्ट्र निर्माण का काम हमेशा चलता रहता है, चुनाव से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव तो आते आते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन उसका राष्ट्र निर्माण का कार्य चलता रहता है। लेकिन पता नहीं समीर जी कैसा राष्ट्र निर्माण का कार्य 100 साल से चल रहा है और राष्ट्र उनका बन ही नहीं पा रहा है। तो ये भी तो समस्या है कि 100 साल में आप राष्ट्र निर्माण कर ही नहीं पाए, आपका राष्ट्र निर्माण चलता ही रहता है। ये कैसा राष्ट्र निर्माण चल रहा है आरएसएस का। लेकिन हाँ, एक और महत्वपूर्ण खबर है, मैं देख रहा हूं आप उसी का जिक्र करने जा रहे हैं कि एक तरफ औरंगजेब का मसला वहां पर चल रहा है महाराष्ट्र में, और महायुति गठबंधन के भीतर जो कुछ चल रहा है उसको ढकने के लिए औरंगजेब के मसले को जानबूझकर उठाया गया है। अबू आजमी के खिलाफ वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि अबू आजमी ने वो बातें कही हैं जो इतिहास की किताबों में लिखी हैं। खैर, दूसरी ओर कांग्रेस के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं। कहां पहुंचे हैं अब अमलेंदु जी बताएंगे। हाँ, राहुल गांधी मुंबई पहुंच गए हैं और थोड़ी देर पहले वो पहुंचे हैं। वो बताया जा रहा है कि वो वहाँ धारावी जाएंगे जी। और धारावी में जो दिया गया है प्रोजेक्ट अडानी को, तो उसके पीड़ितों से वहाँ राहुल गांधी जाकर मिलेंगे। और राहुल गांधी वहाँ पहुंच चुके हैं, उनके विजुअल्स हम लोगों के पास हैं। हम अपनी टीम से कहेंगे कि राहुल गांधी के विजुअल्स भी दिखाए जाए कि राहुल गांधी मुंबई जब पहुंचे हैं और काफ़ी सुबह यहाँ से निकले थे राहुल गांधी। और मतलब वहाँ जो चर्चा में रहा अमलेंदु जी, धारावी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय, और शिवसेना के नेता संजय राउत लगातार वो आरोप लगाते, और शिवसेना ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम इस प्रोजेक्ट को रद्द कर देंगे। हालांकि चुनाव हार गया इंडिया गठबंधन, लेकिन आरोप लग रहे थे कि किस तरह से वहां के लोगों को हटाकर, गरीबों को हटाकर वो पूरा का पूरा इलाका अडानी को सौंप दिया गया। हाँ बिल्कुल, ये अडानी को सौंप दिया गया है और अडानी उसका पुनर्निर्माण करेंगे, ये बताया जा रहा है। अब पुनर्निर्माण होगा समीर जी, तो इसका मतलब पहले विध्वंस होगा, पहले गरीब उजाड़े जाएंगे। और वहाँ के लोगों की मांग यही है कि हमको यहाँ से हटाने से पहले हमको स्थायी आप आवाज दीजिए और रोजगार के हमारे जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कीजिए। और वो ये सरकार करेगी नहीं और वो अडानी करेंगे नहीं, तो इसको लेकर वहाँ काफ़ी ज़्यादा विवाद है। तो यानी समीर जी, अब कहा जाए कि मुंबई का धारावी जो है वो अब राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आने वाला है, चूँकि एक बड़ा आंदोलन वहाँ से खड़ा होगा। और राहुल गांधी जो वहाँ जा रहे हैं तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी के लिए ही लगता है राहुल गांधी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाकर तैयारी करेंगे। चूँकि जो विजय वडेट्टीवार जो है, जो वहाँ कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर कहा है कि वो राहुल गांधी जो है 2-3 घंटे वहां बिताएंगे और लोगों से मिलेंगे और ऐसी मतलब राहुल गांधी इनके साथ चर्चा करेंगे, ये विजय वडेट्टीवार का कहना है जी। तो विजय वडेट्टीवार ने पूरे राहुल गांधी के इस कार्यक्रम की जानकारी दी है, सुनेंगे हम लोग। लेकिन आपको बता दें कि धारावी में वहां गए हैं, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है और लाखों लोग वहां पर रहते हैं, उनको वहां से हटाकर या उजाड़ कर वहां नए सिरे से उसका रिकंस्ट्रक्शन होगा। लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि पहले उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, यानी उनका पुनर्वास किया जाए और तब फिर वहां रिकंस्ट्रक्शन किया जाए। अडानी को देने का यह मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था कि क्यों दिया गया है अडानी को। और यही नहीं, संजय राउत तो कह रहे थे कि जब से एकनाथ शिंदे वहां मुख्यमंत्री बने हैं, हालांकि बाद में उनको भी डिमोट कर दिया गया, तब से वो महाराष्ट्र में जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे गुजरात के उद्योगपतियों को मिल रहे हैं। ये बड़ा आरोप लगाया था उन्होंने और ये बड़ा मुद्दा भी था। लेकिन महाराष्ट्र में जीत भी एनडीए गठबंधन की हुई, आखिरकार महायुति की हुई। पर धारावी का मुद्दा अभी भी इंडिया गठबंधन के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है वो इस बात से समझा जा सकता है कि राहुल गांधी खुद वहां गए हैं और वहां के जो लोग हैं, पीड़ित जिनको कहा जाएगा क्योंकि उनको वहां से हटाया जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है, उनसे मिलने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं और उनकी समस्याएं सुनेंगे। और
केवल समस्याएं ही नहीं सुनेंगे समीर जी, उन लोगों के साथ बैठकर बातचीत भी करेंगे और आगे जो है वो इस बातचीत के साथ साथ जो है वो एक आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार करेंगे। विजय वडेट्टीवार को भी हम लोग सुनेंगे कि विजय वडेट्टीवार आखिर क्या कह रहे हैं समीर जी। जी बिल्कुल, सुनते हैं राहुल गांधी के कार्यक्रम के बारे में। जो धारावी में उनका कार्यक्रम है तो वहां किनसे मुलाकात करनी है, क्या है कार्यक्रम। विजय वडेट्टीवार जो कांग्रेस के नेता हैं और विधानसभा में नेता कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उनको सुनते हैं। देखो, ये आज राहुल जी का आगमन हो रहा है। राहुल जी आज जो लेबर वर्कर्स है उनको मिलने वाले हैं, उनके साथ में चर्चा करने वाले हैं, उनके फैमिली को मिलेंगे। उनमें बड़ा उत्साह है आज कि राहुल जी आ रहे, क्योंकि ये तो पीढ़ियों से ये काम उनका ये बिजनेस काम चलते आ रहा है। उनकी ढेर सारी समस्या, उनकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, ये किस तरह से उनको इस काम करके जूझना पड़ता है, उनके क्या प्रॉब्लम्स है, इन सबको लेकर राहुल जी उनके साथ में उनको मिलने वाले हैं। और केवल उसी के लिए राहुल जी का आज का दौरा है। धारावी में वो जाएंगे और 2-3 घंटा उनके साथ में रूबरू होंगे। और मेरे ख्याल से विशेष रूप से उनको इस सब परिस्थिति में राहुल जी मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीढ़ियों से काम करते हुए भी उनको जो फाइनेंशियल ये होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए, वो भी उस बारे में भी राहुल जी चर्चा कर। तो विजय वडेट्टीवार वहां कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, बता रहे थे कि राहुल गांधी का क्या कार्यक्रम है। महाराष्ट्र में मुंबई में इस समय है, वो धारावी पहुंच चुके हैं, मुंबई पहुंचे हैं। वहां धारावी में उन लोगों से वो मिलेंगे जो धारावी प्रोजेक्ट परियोजना जो अडानी को दी गई है उसके खिलाफ वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनको वहां से हटाया जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जो नया इनकम टैक्स बिल आना है, आयकर विधेयक, उसकी जांच के लिए लोकसभा की जो सिलेक्ट कमेटी है, चयन समिति, उसकी बैठक हो रही है संसद भवन में। और ये 31 सदस्यीय चयन समिति है। इसके अध्यक्ष है, चयन समिति की अध्यक्षता बीजेपी के सांसद बैजयंत पांडा कर रहे हैं। इसमें कई संस्थानों के लोगों को बुलाया गया है, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और अर्नस्ट एंड यंग ये हैं। इनको इन लोगों के इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को वहां पर बुलाया गया है। उसको लेकर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। नए आयकर विधेयक को लेकर कुछ आशंकाएं जताई हैं। क्या है, एक बार देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। उनका जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है उस पर लिखा है कांग्रेस पार्टी ने कि मोदी सरकार नया इनकम टैक्स कानून ला रही है। खबरों के मुताबिक इस कानून के लागू होने के बाद इनकम टैक्स अधिकारियों को आपके डिजिटल अकाउंट तक पहुंचने का अधिकार मिल जाएगा। सरकार का अधिकारी आपके ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को जब चाहे चेक कर सकता है, बस उसे शक होना चाहिए। यह बेहद खतरनाक है। मोदी सरकार पहले ही एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती आ रही है। अब इस कानून की बदौलत वो जिसे चाहे परेशान कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए किया जा सकता है, लोगों के खिलाफ साजिशन इस्तेमाल हो सकता है। यह कानून लोकतंत्र के मूल्यों पर प्रहार है। यह संविधान से मिले निजता के अधिकार पर प्रहार है। तो ये आशंकाएं जताई हैं कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि जो विधेयक का प्रारूप है उसके बारे में जो सूचनाएं आ रही हैं उसके आधार पर कांग्रेस की ये आशंकाएं दिखा रही हैं कि किस तरह से आयकर नियम, जो आयकर कानून, नया इनकम टैक्स कानून बन रहा है, उसमें क्या करने जा रही है सरकार, किस तरह से वो एक टूल बनाने जा रही है जिससे कि राजनीतिक रूप से किसी को भी परेशान किया जा सके। ये आशंका जताई है कांग्रेस पार्टी ने। इसका मतलब यह है अमलेंदु जी कि अब ये जो तमाम जांच एजेंसियां हैं उनके साथ साथ अब एक और नया कानून लाने की कोशिश हो रही है ताकि इसके तहत भी लपेटा जा सके। यानी ये जो होता है कि किसी को आप लगातार जेल में बनाए रखेंगे, तो अब एक और नए कानून के तहत किसी को भी किया जा सकता है, अगर कांग्रेस की इस आशंका को ऊपर हम बात करें तो। हाँ समीर जी, कांग्रेस ने जो आशंकाएं जताई हैं वो इस कानून को लेकर जाहिर बात है, जब कांग्रेस ने इसको ट्वीट किया, उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आया है। हाँ। और आज उसकी चयन समिति की बैठक भी हो रही है संसद भवन में, तो इसका मतलब कांग्रेस के पास उसकी ड्राफ्ट की कुछ ना कुछ पूर्व सूचनाएं होंगी जो उनको दी गई होंगी कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है। तो इसको लेकर उनके बीच इसका मतलब चर्चा चल रही है। और ये समीर जी, ये आ क्यों रहा है अब समझ में आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि चूंकि जिस तरीके से ईडी का और पीएमएलए एक्ट जो है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई
ये आदेश आए हैं उसके बाद सरकार को समझ में आ गया कि अब ईडी के जरिए लोगों को नहीं फंसाया जा सकता, क्योंकि अब इसमें भी जमानतें भी मिलने लगी और ईडी के इन केसेस के जरिए आप लंबे समय तक आप किसी को अब जेल के पीछे नहीं जा सकते। और लगातार उनको लताड़ भी सुप्रीम कोर्ट से मिल रही कि आप कर क्या रहे हो। लगातार लताड़ मिल रही है और ये समझ में आने लगा कि ये सारे मामले जो थे वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड ही आए और अदालत को इसमें लग गया। इसके जरिए अब सरकार ये चाहती है, जो समझ में आ रहा है वो ये है कि इसके जरिए अब सरकार एक नया कानून लेकर आएगी और इस कानून के जरिए लोगों को परेशान किया जाएगा और जब तक इस कानून की भेद खुलेंगे, इसकी इफ एंड बट से बात होगी, अदालतों में मामले पहुंचेंगे, तब तक लंबा समय ये भी निकल जाएगा जैसे पीएमएल एक्ट को लेकर लंबा समय निकल गया। तो यानी एक तैयारी जो है 5-10 साल की वो तैयार करके चल रही है भारतीय जनता पार्टी कि अब इसके जरिए किस तरीके से लोगों का प्रताड़ित किया जाए, किस तरीके से आर्थिक दोहन किया जाए, इसको लेकर अब ये चल रही है। लेकिन हालांकि जो प्राइवेसी का मसला है और सरकारी आलोचनाओं पर किस तरह से नियंत्रण स्थापित किया जाए, सरकारी आलोचनाओं पर किस तरह से नियंत्रण स्थापित किया जाए ये है। और समझिए यहाँ सीधी सी बात है कि अगर सरकार का कोई अधिकारी आपका ईमेल चेक करेगा, आपके सोशल मीडिया अकाउंट चेक करेगा, तो वो ये भी देखेगा कि आपने किससे किसको लेकर बातचीत की है, आपने मोदी जी को कितनी गालियां दी हैं, या किसने आपको संपर्क किया और उसने मोदी जी को गालियां दी हैं, या आपने सरकार की किन किन नीतियों की आलोचना की है, ये सारी चीजें उसकी नजर में होंगी। मतलब प्राइवेसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो ये इसकी तैयारी जो है वो देखने में आ रही है समीर जी। और ये जो हम निगरानी की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र सरकार भी उस पर कानून, चूंकि ये कहा जा रहा था कि लोकसभा में लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सोशल मीडिया है उस पर नियंत्रण रखने की तैयारी कर रही है और तैयारी हो भी चुकी थी, लेकिन यह है कि अब उसकी सरकार उस तरह से नहीं बन पाई जिस तरह से पिछले 2 टर्म में बनी हुई थी, बहुमत नहीं मिल पाया। लेकिन जहां जहां सरकारें राज्यों में है वहां इनकी कोशिशें पूरी हो रही हैं राज्यों के स्तर पर। अब महाराष्ट्र सरकार इस तरह की कोशिश कर रही है। हाँ समझिए, महाराष्ट्र सरकार कोशिश कर रही है और खबर ये आई है कि जो मीडिया कवरेज आती है या समाचार आते हैं उन पर निगरानी करने के लिए महाराष्ट्र सरकार 10 करोड़ रुपए की लागत से मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करेगी और सरकार एक स्वतंत्र परियोजना के रूप में ये सेल स्थापित करेगी जिसके तहत सभी प्रिंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित समाचारों का विश्लेषण करने के लिए प्रणाली स्थापित की जाएगी। ये तो बताया जा रहा है कि प्रणाली स्थापित की जाएगी विश्लेषण करने के लिए, इसके पीछे होगा क्या वो समझ में आ सकता है। सकारात्मक और नकारात्मक विश्लेषण किया जाएगा और ये समिति जो है उसका कवरेज की निगरानी करेगी और कवरेज का विश्लेषण करके एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी और राज्य सरकार से संबंधित नकारात्मक या भ्रामक समाचारों के प्रसार को ध्यान में लाएगी और कार्रवाई करेगी। जी हाँ, यानी सरकार के खिलाफ जो खबरें छपेंगी उन पर कार्रवाई करेगी। सरकार के खिलाफ खबरें नहीं छपनी चाहिए। इस तरह की चीजें उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो चुकी हैं कि वहां भी किया गया है। उत्तर प्रदेश में हो गई भगदड़ की खबरें, कहा गया कि वो विजुअल्स नहीं दिखाए जाएंगे और सरकार अगर कह दे रही है कि कुंभ में 30 लोगों की जान गई है तो आपको 30 ही बताना पड़ेगा। आप सामने देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो आप नहीं बता सकते। जो सरकार कह देगी वही आपको बताना पड़ेगा। अब जो सरकारी प्रस्ताव जिया जो है जो कहलाता है उसमें जो कहा गया है, बुधवार को जारी हुआ यानी कल जारी हुआ ये जिया, उसमें कहा गया है कि सरकारी योजनाओं और नीतियों का प्रचार विभिन्न प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और डिजिटल माध्यमों के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकार एक मीडिया निगरानी केंद्र शुरू करने पर विचार कर रही थी जहां इन समाचारों की एक ही छत के नीचे निगरानी और विश्लेषण किया जाएगा। सरकार एक स्वतंत्र परियोजना के रूप में सेल स्थापित करेगी जिसके तहत समाचार एप्लीकेशन और ऑनलाइन समाचार वेबसाइटों सहित सभी प्रिंट और डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर प्रकाशित सकारात्मक और नकारात्मक समाचारों का विश्लेषण करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाएगी। यह प्रणाली एक तंत्र को सक्रिय करेगी जो प्रकाशित होने वाली नकारात्मक या भ्रामक खबरों पर वास्तविक समय पर कार्रवाई करेगी। केंद्र फर्जी या भ्रामक खबरों पर नजर रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा क्योंकि इससे राज्य में अशांति फैल सकती है। एक पेशेवर और निजी परामर्श एजेंसी समाचार आइटमों को संकलित और विश्लेषित करेगी जिसमें महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर पेपर कटिंग की पीडीएफ फाइलें शामिल है। अब समझिए एक निजी कंपनी जो है वो ये काम करेगी, यानी आरएसएस से जुड़ा हुआ कोई अमित मालवीय की कंपनी जो है वो ये काम करेगी। सीधी बात ये जो कहनी चाहिए वो कहा जाए ना, जो नहीं कहा गया है बिटवीन द लाइन्स जो है कि मतलब आरएसएस से जुड़ी हुई कंपनी या अमित मालवीय का कोई आईटी सेल जो है वो इसको देखेगा। इसको कहना चाहिए सरकार को, जो नहीं कहा गया है साफ कहना चाहिए, जो करना बाद में आपको वही समझाया जा सकता है। तो अब ये इस मतलब अब खबरों पे ये इस्तेमाल किया जाएगा और सोशल मीडिया पर और खबरों पर किस तरीके से पाबंदी लगाने की तैयारियां हो रही हैं। चूंकि ये सरकार जो है आलोचना से बहुत घबराती है समीर जी, ये समालोचना से भी घबराती है, सिर्फ आलोचना से ही नहीं समालोचना से भी घबराती है। तो ये अब डर जो है सरकारों का इस तरीके से
सामने निकल कर आ रहा है। जी बिल्कुल, अगर आपने ध्यान होगा और वो हमारे पास अगर बाइट्स भी होगी तो हम कोशिश करेंगे कि आपको सुनवाएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ आयोजन को लेकर सीधे तौर पर यह कहा कि वहां जिन लोगों ने आलोचना की उनके लिए क्या क्या शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी उनको बहुत कुछ अपशब्द जैसी बातें तक वो बोल ले गए। सीधे तौर पर उनका कहना है कि मीडिया को वही दिखाना चाहिए था। हालांकि मीडिया ने दिखाया भी वही जो सरकार चाहती थी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी सच्चाइयां बाहर आईं। लेकिन उन सच्चाइयों को बाहर आने वाले लोगों के लिए उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया, इससे यह पता चलता है कि सरकार किस तरह से सरकार की आलोचना को लेकर गुस्सा होती है और उसको दबाने की कोशिश करती है। यह बिल्कुल उससे साफ नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, इससे साफ नजर आ रहा है कि सरकार आलोचना से डरती है और उसको दबाने की कोशिश करती है। और खबर ये भी आई समीर जी कि जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ उसको भी लेकर ये कहा गया कि वहाँ जो है वो मतलब ये कहा गया कि ट्विटर को कि इसके जितने भी विजुअल्स हैं वो सारे आप डिलीट कीजिए, ऐसा खबर है। कांग्रेस ने उसको ट्वीट किया था। इधर समीर जी जो भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकारें हैं उनके अंदर अपनी ही चीज़ों को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं। अब एक बीजेपी नेता जो है उन्होंने जो है ये आरोप लगा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो एक तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है और गोवा के मंत्री जो है बीजेपी के वो पैसा गिनने में व्यस्त हैं। ये कोट है। और ये है कि गोवा भाजपा के नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं, मनोहर पारिकर की कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं मडकाईकर। इन्होंने पणजी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात के बाद ये टिप्पणी की है समीर जी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है उनकी टिप्पणी समझी जा सकती है कि चल क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी में। बहुत गंभीर टिप्पणी है और ये भी इसमें देखने वाली बात है अमलेंदु जी कि अगर ये मीडिया निगरानी जैसा तंत्र स्थापित करने की सरकार सोच रही है तो शायद इन लोगों के वक्तव्यों को छापने पर भी निगरानी रखी जाए कि आप ऐसा छाप सकते हैं कि नहीं छाप सकते हैं, और तब इस तरह की बातें भी नहीं आ पाएंगी कि भ्रष्टाचार कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो निगेटिव खबर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, भ्रष्टाचार की खबरों को दबाने के लिए ही समीर जी लगता है कि इस तरीके के निगरानी केंद्र वगैरह जो वो स्थापित किए जा रहे हैं, चूंकि मीडिया पर किस तरीके के पहरे बढ़ते जा रहे हैं ये साफ देखने में आ रहा है। और उसका असर अब समीर जी नेशनल मीडिया जो उस पर तो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है किस तरीके से आ रहा है, तो ये साफ समझ में आ रहा है समीर जी। तो ये बीजेपी के नेता हैं और गोवा के परिवहन मंत्री रह चुके हैं, मनोहर पर्रिकर की सरकार में मंत्री रहे हैं पांडुरंग मडकाईकर। उन्होंने कहा और बीएल संतोष जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं उनसे मुलाकात करने के बाद कहा, इसका मतलब ये सारी बातें उन्होंने उनको बताई होंगी बीएल संतोष को। उसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के मंत्री जो है वो पैसे गिनने में व्यस्त हैं, अब उनके पास बहुत पैसा आ रहा है उसको आगे कर। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में एक मंत्री के पीए को अपनी फाइल को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत दी थी। मनोहर उसमें जो मंत्री थे वो उन्होंने टिप्पणी की है और मडकाईकर ने मीडिया में ये बात कही कि मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताऊंगा ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये लूट है। गोवा में लूट चल रही है, बड़े पैमाने पर लूट, सभी मंत्री पैसे गिनने में व्यस्त हैं। इतना बड़ा आरोप बीजेपी के मंत्रियों पर लगाया है। बीजेपी के ही बड़े नेता ने वो खुद मंत्री रहे हैं वहां पर उसी बीजेपी की सरकार में और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव से शिकायत करते हुए। लेकिन ये शिकायत कहां तक पहुंचेगी अमलेंदु जी? बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तो सीधे नोट बांटते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में रंगे हाथों पकड़े गए थे। हाँ बिल्कुल पकड़े गए थे और उस मामले में बीएल संतोष कितनी बात पहुंचाएंगे? हाँ बीएल संतोष तक कितनी पहुंचाएंगे और बीएल संतोष कहां बात पहुंचाएंगे? और मोदी जी क्या सुनेंगे बीएल संतोष की? भैया अमित शाह सुनेंगे बीएल संतोष की? सवाल तो ये भी है कि बीएल संतोष बेचारे करेंगे तो करेंगे क्या? तो चूंकि जहां से भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है अगर वहां बात नहीं पहुंची है, देखिए वो साफ साफ कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैंने वो जो था वो फाइल ले आकर दी एक मंत्री को और उस मंत्री ने वो फाइल अपने घर ले गए और अपने पीए से कहा कि इस फाइल के बारे में कोई भी बात करने के लिए आए तो उससे कहना है कि मुझसे बात करे। और जब मैं बात करने गया तो उसके पीए ने मुझसे सीधे सीधे 15-20 लाख रुपए मांग लिए। मतलब वो खुद मंत्री रहे, वो कह भी रहे कि मैं मंत्री रहा हूं। हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं मंत्री रहा हूं तो मैं समझ सकता हूं कि इस किस तरीके से चीजें चलती हैं। और पीए ने सीधे सीधे 15 या 20 लाख रुपए की मांग की। मैं भी एक मंत्री था इसलिए मुझे पता है कि उस विभाग में क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, ये उनका साफ तौर पर कहना है। और उन्होंने ये कहा कि हालांकि मैं उस मंत्री का नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन जब मैं पार्टी छोड़ दूंगा तो मैं नाम बताऊंगा। यानी स्थितियां यहां तक आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही एक पूर्व मंत्री जो है वो अपने काम के लिए जाता है तो उससे रिश्वत की मांग की जा रही है और मोदी जी बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी।
भ्रष्टाचार के खिलाफ है मोदी जी। तो ये कैसा भ्रष्टाचार के खिलाफ है भाई? ये तो आपका मंत्री रहा जो व्यक्ति है वो आपके मंत्री पर साफ साफ कह रहा है नाम तो बताऊंगा जब मैं पार्टी छोड़ दूंगा। और लेकिन ये पार्टी छोड़ने के बाद ये नाम बताएंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस तरह की बातें करने वालों को अफवाह फैलाने का या फेक न्यूज़ फैलाने के भी आरोप लग जा रहे हैं कि अगर वो सरकार के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं। बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है कि किस तरह से यहाँ सरकार अपना महिमा मंडन कर रही है और सरकार के ही लोग, वहाँ पर बैठे लोग, वो किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सरकार में शामिल पार्टियों के नेता ही, वरिष्ठ नेता ही उन पार्टियों, उन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। उन्हीं से मांग लिया गया, मंत्री के पीए ने, यानी जो खुद पूर्व मंत्री रहा हो, उससे काम के लिए 15-20 लाख रुपए मांग लिए गए। और ये ऐसा नहीं कि केवल गोवा में है अमलेंदु जी, तमाम दूसरे राज्यों में भी है और वहां के नेताओं की भी शिकायतें आती हैं। लेकिन बात वही है कि कुछ दिन शिकायत आएगी, उसके बाद वो खुद ही शांत हो जाएंगे या फिर उनको शांत करा दिया जाएगा। जैसा कि मडगाईकर भी कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ूंगा तब नाम बताऊंगा, तो उनको मजबूर कर दिया जाएगा और जब वो पार्टी छोड़ेंगे तो उनके ऊपर कोई ना कोई भ्रष्टाचार के आरोप खुद ही लग जाएंगे। ऐसे केसेस होते ही रहे। देखा हम लोगों ने सतपाल मलिक के खिलाफ भी पहुंच गई थी सीबीआई और ईडी। हाँ बिल्कुल, सतपाल मलिक के खिलाफ भी ईडी सीबीआई पहुंच गई थी, ये हम लोगों ने देखा ही। और इस तरीके की चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये साफ समझ में आ रहा है। यानी अब स्थिति ये पहुंच गई है समीर जी कि भ्रष्टाचार जो है बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर भी खड़ा हुआ है कि उसके ही लोग अब उसके सताए जा रहे हैं। वो तो राज इंदौरी का शेर था ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, तो यहाँ हमारा ही मकान थोड़ी है, तो यहाँ भाई सिर्फ दूसरे लोगों का मकान थोड़ी है, तो बीजेपी के लोगों के भी है। तो भ्रष्टाचार जब आपका शिष्टाचार बन चुका है आपके यहाँ, तो उसकी आग जो है अब वो उनके ही लोगों तक पहुंचना शुरू हो गई। और उनका खुद का एक पूर्व मंत्री जो वो इस बात को समझिए स्पष्ट कह रहा है। इससे ज्यादा मतलब जो एक क्या कहते हैं कि एविडेंस क्या होगा और फर्स्ट हैंड अकाउंट है, वो किसी दूसरे के बारे में कह भी नहीं रहे हैं। वो खुद बता रहे हैं कि एक मंत्री का पीए उन्हीं से पैसे मांग रहा है किसी काम के और 15 से 20 लाख रुपए मांग रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, गंभीर बात है। और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट लगातार, वो चाहे जांच एजेंसियां हो, चाहे वो राज्य सरकारें हो या राज्य सरकारों के अधिकारी हों, उनके क्रियाकलापों को लेकर बार बार टिप्पणियां कर रहा है, गंभीर टिप्पणियां कर रहा है। ताजा तरीन टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर नीति को लेकर। पहले भी बहुत गंभीर टिप्पणी आ गई है, लेकिन एक बार फिर बेहद गंभीर टिप्पणी आई है कि किस तरह से आप किसी के घर पर भी बुलडोजर चला रहे हैं। अमलेंदु जी, क्या है पूरी जानकारी? हाँ बिल्कुल, ये आई है टिप्पणी, बहुत गंभीर टिप्पणी आई है। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में एक वकील और एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घरों को ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कड़ी आलोचना की, मतलब तीखी आलोचना की। और न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ जो है उसने कहा कि ये एक कार्रवाई जो है एक चौंकाने वाला और गलत संकेत भेजती है। और जस्टिस ओका जो है उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 21 है इस नाम की भी कोई चीज़ है। और उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसलों की ओर ध्यान दिलाया, उसमें कहा कि जिसमें पहले ध्वस्तीकरण से अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है, अब बुलडोजर न्याय पर भी समन्वय पीठ का फैसला आ गया है, ये उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा। और जस्टिस ओखा ने मतलब स्टेट गवर्नमेंट की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि न्यायालय अब राज्य को ध्वस्त संरचनाओं का पुनर्निर्माण करने का आदेश देगा। और उन्होंने कहा कि हम आपके खर्च पर पुनर्निर्माण का आदेश देंगे, ऐसा करने का यही एकमात्र तरीका है। फिर से इसको पढ़ दिया जाए उनके जो उन्होंने कहा कि हम आपके खर्च पर पुनर्निर्माण का आदेश देंगे, ऐसा करने का यही एकमात्र तरीका है। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि आपके हम खर्च से ये आदेश देंगे कि आप इसका पुनर्निर्माण करें। और जो याचिकाकर्ता थे वो एडवोकेट जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और 2 विधवाएं जो थीं और एक अन्य व्यक्ति, इन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विध्वंस के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था। समीर जी बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उसी भाषा में एक तरह से इनको समझाने की कोशिश की है जिस भाषा में उत्तर प्रदेश सरकार आजकल करती है। आपको याद होगा कि जब तमाम प्रदर्शन होते हैं, सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों को कहा जाता है कि आप ही के खर्चे पर जो कुछ तोड़ फोड़ या जो कुछ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। और वहां पर बाकायदा पोस्टर और होर्डिंग लगा दी जाती है कि ये लोग उसमें शामिल थे। पोस्टर होर्डिंग लगी किनकी थी? एसआर दारापुरी जो रिटायर्ड आईजी है, उनके पोस्टर लगे थे, साहब इनसे वसूली की जाएगी। 82 साल के रिटायर्ड आईजी एसआर दारापुरी, उनसे की जाएगी। और समझिए इतना ही नहीं हुआ, उनको मतलब आरोप यह है कि एसएसपी जो था वहाँ उसने भद्दी गालियां दी रिटायर्ड आईजी को।
यहाँ तक मामला पहुंचा। तो जिस तरीके से चल रहा है तो उस पर, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि उत्तर प्रदेश में जाने क्या क्या हो रहा है इस तरीके। तो अब ये फैसला जो, ये काफी गंभीर टिप्पणी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की आई है समीर। और उस टिप्पणी से भी ज्यादा गंभीर मामला अमलेंदु जी ये है कि हाई कोर्ट जो है वो उसको उन मामलों को किस गंभीरता से ले रहा है, ये भी बहुत ही समझने लायक बात है। और सुप्रीम कोर्ट को बार बार जो हाई कोर्ट है या लोअर कोर्ट है उनके खिलाफ भी टिप्पणियां करनी पड़ रही हैं कि आप इन केसेस को किस आधार पर देख रहे हैं। अब ये लेकिन ये बड़ी गंभीर टिप्पणी है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि जो बुलडोजर नीति है सरकार की वो कैसे काम कर रही है, उस पर सवाल बार बार उठ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल एक धमकी भरे अंदाज में राज्य सरकार को हिदायत देता दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, धमकी भरे अंदाज में। और ये मतलब उसने साफ कहा, मतलब कि इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है, अब हम ऐसे आदेश देंगे। और मामला ये था समीर जी कि जिन लोगों की गिराई गई प्रॉपर्टी, उनको जोड़ दिया गया कि ये अतीक अहमद से जुड़े हुए लोग हैं, जबकि उनके नाम पट्टे थे। और ये कहा कि उनको समय ही नहीं दिया गया कि वो उसकी अपील आगे कर सके। और शनिवार को नोटिस दिया गया, इतवार को गिरा दिया गया। यानी शाम को आपने नोटिस दिया, सुबह आपने गिरा दिया, ये किया गया। आप समय ही नहीं दिया कि आप जाकर उसकी अपील भी कर सकें, जबकि अपील के लिए 60 दिन का समय होता है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की और ये कहा कि इसको हम आपके उससे ही बनवाएंगे। और ये बुलडोजर की नीति लगातार चल रही है। आपको ध्यान होगा भी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में और कुशीनगर में मस्जिद गिरवा दी गई और एक मस्जिद को लेकर गोरखपुर में विवाद चल रहा है। उस मस्जिद को वहां भी पिछले साल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। तो तमाम जो अवैध अतिक्रमण था उनके साथ साथ उस मस्जिद को भी गिरा दिया गया जो कई साल पुरानी थी और उसके सारे डॉक्यूमेंट थे। जब उस पर हंगामा हुआ तो वहां पर नगर निगम ने जमीन दी और दूसरी मस्जिद बनी। जब दूसरी मस्जिद बनी तो वहां विकास प्राधिकरण वो कह रहा है कि ये अवैध निर्माण है, इसका नक्शा नहीं पास हुआ है। काफी वहां विवाद हो रहा है और नोटिस दिया गया कि मस्जिद को खुद गिराया जाए और अब वहां पर मस्जिद कमेटी उस मस्जिद को गिरा रही है। लेकिन उसमें भी बताया जा रहा है कि समझौता हो गया है और चूंकि उसमें बैकफुट पर है जीडीए और नगर निगम, तो मस्जिद कमेटी से उन्होंने समझौता कर लिया कि आप एक मंजिल गिरा दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद हम आपका नक्शा पास कर देंगे। यह समझौता शायद उसको इसीलिए करना पड़ा कि जो सुप्रीम कोर्ट की लगातार टिप्पणियां आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की लगातार टिप्पणियां आ रही हैं। उस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने का आदेश भी आया है। कुशीनगर वाली मस्जिद के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया है। अजय राय ने इस मसले को उठाया था, तो उस पर आया है, उसका उन्होंने स्वागत भी किया सुप्रीम कोर्ट की आदेश का। तो समीर जी, अब देखा जा सकता है कि किस तरीके से बुलडोजर जो है, हालांकि जो बुलडोजर को लेकर राजनीतिक वक्तव्य जारी हैं, राजनीतिक वक्तव्य जारी हैं और सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है वो कई बार टिप्पणियां इसको लेकर कर चुका है। जब इस पे यूपी के मुख्यमंत्री तो बाकायदा इसको इलाज के रूप में बताते हैं कि ये इलाज है। हाँ, इलाज के तौर पे बताते हैं। लेकिन अगर समीर जी निकाला जाए कि ये बुलडोजर ने कितने लोगों को तबाह किया, मैं देख रहा था कि ग्रेटर नोएडा का एक आ रहा था कि एक जूस वाला जो हिंदू था, गरीब जूस वाला, उसको बुलडोजर से उसका फड़ उखाड़ा जा रहा है। तो ये बुलडोजर जो चलता है समीर जी, सबसे ज्यादा गरीबों पर ही चलता है। तो ये बुलडोजर किस तरीके से गरीबों के खिलाफ है, ये भी एक मसला है। तो ये बुलडोजर नीति को लेकर यूपी सरकार की, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की बेहद गंभीर टिप्पणी आई है सरकार पर और ये कहा है कि उसकी भरपाई, जो नुकसान हो रहा है, जिसको भी अगर गलत तरीके से किसी का नुकसान किया गया है तो उसकी भरपाई उन्हीं लोगों से कराई जाएगी जो वहां पर उसको ध्वस्त करने के लिए जिम्मेदार है। तो बेहद गंभीर टिप्पणी है। टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की पहले भी आ चुकी है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया भी। गोरखपुर वाला जो मामला था, जहां पुराना एक मामला था जिसमें किसी के घर को गिरा दिया गया था, उसके वहां पर दोषियों को भी सजा दी गई और कहा गया कि इन्हीं से उसकी वसूली की जाएगी। लेकिन इन टिप्पणियों और इन कार्रवाइयों के बावजूद बुलडोजर की नीति न केवल जारी है बल्कि उसको काफी एक अपनी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित करने की नीति भी जारी है। और इन सब के बीच अब बिहार में जो राजनीतिक हलचल शुरू हुई है, मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख के वहां 5 दिन के प्रवास से आज से, उसको लेकर भी हमारी नजरें रहेंगी। क्या वहां पर राजनीतिक गतिविधियां पक रही हैं, क्या कुछ हो रहा है एनडीए के भीतर, इंडिया के भीतर, आने वाले दिनों में वहां विधानसभा चुनाव हैं, इन सब पर रहेंगी निगाहें। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। तमाम खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए और हमारे जो नियमित कार्यक्रम हैं उनको आप देखिए। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।